हम दोनों बड़ी उजलत में होटल से बाहर निकले। सिल्विया की कार की ड्राइविंग सीट मैंने संभाल ली। सड़कों पर रश नहीं था, इसलिए तेज रफ्तारी से कार ड्राइव करने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। सिल्विया ने कहा, तुम बहुत ज्यादा उजलत में हो और तुम्हारे इरादे भी नेक नजर नहीं आ रहे। मैंने कहा, ऑलिव हार्वर्ड को जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। पीटर मेरे साथ काम कर रहा है और इस वक्त उसकी हैसियत मेरे साथ ही की सी है। मैं ऑलिव हार्वर्ड को इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि वो जो चाहे मनमानी करता रहे और मैं खामोश बैठा रहूं। उस शख्स को ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत जरूरी है। वो बोली, तुमने मुझे बताया नहीं कि पीटर ने फोन पर तुम्हें क्या इत्तला दी है, जिसे सुनकर तुम इतनी तेजी से हरकत में आ गए हो। मैंने कहा, जिन लोगों ने उसके हमशक्ल को अगवा किया था वो फिर क्लब में दिखाई दे रहे हैं। पीटर खुद भी कोई शरीफ आदमी नहीं है और उसके आदमियों का भी यही हाल है। उसके आदमी काबू से बाहर हो रहे हैं। वो उन लोगों के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। उनका ये रवैया फितरी भी है। बहरहाल मैंने उन्हें कुछ करने से रोक दिया है। वो बोली, उन्हें रोक दिया है तो खुद वहाँ क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा, ऑलिव हार्वर्ड को उसके अंदाज में जवाब देना जरूरी है। पीटर के आदमी अगर उन लोगों से उलझे तो खामखा कश्त खून होगा। मुमकिन है पुलिस भी इस तरफ मुतवज्जे हो जाए, जबकि मैं ये नहीं चाहता। सिल्विया ने पूछा, इस वक्त उन लोगों की वहाँ आमद का मकसद क्या है? मैंने कहा, तुम ही ने तो इस इम्कान की तरफ इशारा किया था कि अब वो मेरा सुराग लगाने के लिए पीटर तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वो बोली, क्लब में ऐसा कौन है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वो पीटर की मौजूदा कयामगाह से वाकिफ है? मैंने कहा, पीटर का पार्टनर स्याफाम जैक्सन। सिर्फ उसको पीटर के बारे में इल्म है और मुझे यकीन है कि अब वो जैक्सन को अगवा करने की कोशिश करेंगे। क्लब के अहाते में सन्नाटा छाया हुआ था और पार्किंग एरिया में अच्छी खासी तारीकी भी मुसल्लत थी। हेडलाइट्स की रोशनी में मेरी निगाह स्याह रंग की एक फोर्ड पर पड़ी जो दूसरी कारों से अलग थलग पार्क की गई थी। कार खाली नहीं थी। ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठा सिगरेट नोशी कर रहा था। सिल्विया ने फोर्ड की तरफ इशारा करके बेताबी से कहा, ये उन्हीं लोगों की कार है। मैंने कहा, क्या ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स एल्बर्ट है? उसने कहा, नहीं, वो एल्बर्ट नहीं है। एल्बर्ट तो लंबा तड़ंगा आदमी है। मैं और सिल्विया कार से उतर गए। अभी मैं कार का दरवाजा लॉक कर ही रहा था कि अहाते में एक और कार दाखिल हुई। मैंने कार पहचान ली। उस कार में पीटर ही हो सकता था। उसने भी हमें देख लिया था, इसलिए उसने अपनी कार हमारी कार के बराबर ही लाकर पार्क की। मैं आगे बढ़कर उसके नजदीक पहुंच गया। मैंने कहा, मुझे एक रिवॉल्वर दरकार है। आवाज मैंने धीमी ही रखी थी। पीटर ने कहा, मेरे पास रिवॉल्वर तो है मगर एक ही है। उसने भी अपनी आवाज बुलंद न होने दी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, वो रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दो, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पीटर ने रिवॉल्वर निकाल कर मुझे दे दिया। दफतन मुझे एक ख्याल आया और मैंने पीटर से कहा, शायद साइलेंसर की जरूरत भी पड़ जाए। पीटर ने कुछ कहे बगैर कार के ग्लव कंपार्टमेंट से साइलेंसर निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। जितनी देर में मैंने रिवॉल्वर की नाल पर साइलेंसर फिट किया, पीटर अपनी कार लॉक कर चुका था। इस पूरे अरसे में मैं स्याह फोर्ड की जानिब मुतवज्जे रहा था। अंधेरे के बायस वो हमारी कार्रवाई नहीं देख सकता था। मैंने कहा, आओ अब अंदर चलते हैं, वरना वो हमारी तरफ से मशकूक हो जाएगा। और हम तीनों क्लब के दाखिली दरवाजे की तरफ चल पड़े। मैंने कहा, सिल्विया, तुम सीधी हॉल की तरफ जाओगी? हो सकता है एल्बर्ट वहाँ मौजूद हो। अगर ऐसा हो तो जब मैं वहाँ आऊँ तो तुम आंख के इशारे से मुझे उसकी शनाख्त करवा देना। वो बोली, अब मुझे उन लोगों से डर लगने लगा है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैंने सख्त लहजे में कहा, फजूल बातें मत करो। हम तीनों में से सबसे ज्यादा मजबूत पोजीशन तुम्हारी है। तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, बेफिक्र रहो। सिल्विया ने फिर कुछ न कहा और सीधी हॉल की तरफ चली गई। क्लब के मुलाजिमीन ने पीटर को पहचान कर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर मेरे कहने पर पीटर ने उन्हें खुद से दूर रहने का इशारा कर दिया। मैं इससे कबल भी 2 बार वहां आ चुका था, मगर उस वक्त उनके तेवर कुछ और नजर आ रहे थे। वो सभी इस बात से वाकिफ थे कि अगवा होने वाला पीटर नहीं था, बल्कि वो मुलाजिम था जिसके मेकअप में खुद पीटर था। शायद यही वजह थी कि सिर्फ उनके तेवर खराब थे। अगर वाकई पीटर अगवा हो गया होता तो अब तक वो ऑलिव हार्वर्ड के आदमियों की तिक्का बोटी कर चुके होते। मैंने धीमी आवाज में पीटर से पूछा, जैक्सन इस वक्त कहाँ होगा? पीटर ने कहा, मेरा ख्याल है इस वक्त उसे मेरे ऑफिस में होना चाहिए। मैंने कहा, बस तो उधर ही चले चलो। और हम हॉल से मुत्तसिल राहदारी में चलते हुए पीटर के ऑफिस की तरफ बढ़े। तकरीबन 20 फुट के फासले पर राहदारी जाविया कायमा बनाती हुई हॉल के मुतवाजी घूम गई। वहाँ पीटर ने अपना ऑफिस बना रखा था। उस मोड़ से मुड़ते ही मैं एक झटके से रुक गया। पीटर के ऑफिस के दरवाजे पर 2 मुसल्ला अफराद खड़े नजर आए थे जो किसी भी लम्हे हरकत में आने को तैयार मालूम हो रहे थे। पीटर ने कहा, झिझकने की जरूरत नहीं है, ये क्लब के ही मुलाजिम हैं। जैक्सन ने एहतियातन इन्हें यहाँ मुतय्यन किया होगा। मैंने कहा, इनसे कहो यहाँ से चले जाएं और अपनी ड्यूटियां अंजाम दें। किसी किस्म के खौफ हरास में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। पीटर ने मेरे कहने के मुताबिक अमल किया और वो दोनों सर को मुअद्दबाना अंदाज में खम करके वहां से चले गए और मैं और पीटर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए।
दरवाजा खुलने पर अंदर मौजूद जैक्सन ने चौंक कर हमारी तरफ देखा और हम दोनों को देखकर वो मुस्तरिबाना अंदाज में खड़ा हो गया। उसने शिकायती अंदाज में पीटर से कहा, तुमने मुझे जवाब देने की भी जरूरत महसूस नहीं की। मैंने अभी तुम्हारे होटल फोन किया था तो मालूम हुआ कि तुम कमरे में मौजूद नहीं हो। पीटर के बजाय मैंने जवाब दिया, अब हम खुद आ गए हैं जैक्सन, अपने आदमियों से कहो कि वो पुरसुकून रहें। जैक्सन ने मुझे अपने करीब आने का इशारा किया, बोला, आओ यहाँ मेरे पास, मैं तुम्हें उन लोगों की हरकतें दिखाता हूँ। मैं उसके नजदीक पहुंच गया। उसने कमरे की लाइट ऑफ की और बाईं जानिब वाला पर्दा सरकाया। उस पर्दे के अकब में एक बड़ा सा शीशा नस्ब था जहां से हॉल नजर आ रहा था। उसने हॉल के वस्त में एक मेज की तरफ इशारा किया, वो देखो, यही तीनों थे जिन्होंने पीटर के हमशक्ल को अगवा किया था। अगर हमें इनके अज़ाइम का अंदाजा होता तो ये इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो सकते थे। मैंने उन तीनों को देखा और मैं समझ गया कि उनमें से एल्बर्ट कौन हो सकता है। मैंने कहा, बहुत अच्छा हुआ मिस्टर जैक्सन, इन्हें इस खुशफहमी में मुब्तला रहने दो कि तुम लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जैक्सन ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम्हें मालूम है कि इनकी वजह से यहाँ का माहौल कितना खराब हो रहा है। हमारे नाइट क्लब की एक हैसियत है, ये कोई थर्ड रेट बार नहीं है, मगर उन्होंने यहाँ जो हरकतें की हैं उन्हें हमने बस मसलहतन ही बर्दाश्त कर लिया है। अगर तुम्हारा ख्याल ना होता तो। मैंने उसे थपकी देकर कहा, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। अपने मुलाजिमीन को हिदायत दे दो कि वो लोग चाहे कुछ भी करें, उन्हें करने दिया जाए, कोई दखल अंदाजी करने की कोशिश न करे और ना ही उनसे उलझे। वो बोला, हमारे मुलाजिमीन के लिए इस हिदायत पर अमल करना बहुत मुश्किल होगा, वो ऐसी बातें बर्दाश्त करने के आदि। मैंने जहरीले लहजे में कहा, उनका मकसद भी यही है कि कोई उनसे उलझे। तुम और तुम्हारे आदमी उनसे ताउन करने पर तुल गए हैं तो मैं भला क्या कर सकता हूँ। जैक्सन ने हैरत से मुंह फाड़ कर कहा, वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं और इससे उन्हें क्या फायदा होगा। मैंने कहा, यहाँ झगड़ा होगा, पुलिस आएगी और तुम खामखा के चक्कर में फंस जाओगे। वो लोग यहाँ कोई हंगामा करके मुमकिन है फरार हो जाएं। तुम किसी की निशानदही कैसे करोगे? हाँ, तुम्हारे क्लब की साख जरूर तबाह हो जाएगी। जैक्सन ने अपना सर पकड़ लिया, बोला, ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम क्या कहते हो पीटर? पीटर ने कहा, एलन के कहने पर अमल करो या छोड़ो, मैं खुद ही ये हिदायत दे देता हूँ। पीटर ने मेज पर रखे इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए कहा और फिर मैंने उसे इंटरकॉम पर वही हिदायत देते हुए सुना जो मैंने दी थी। मैंने जैक्सन से पूछा, इन तीनों के अलावा यहाँ इनके और कितने साथी हैं? जैक्सन ने गुस्सीले लहजे में कहा, सिर्फ एक और है जो बाहर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ करने के इरादे से यहाँ आए हैं। मैंने कहा, उनके इरादों का मुझे खूब अंदाजा है, लेकिन इनकी हरकतें लफंगों की सी हैं। ये लोग ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि इन्हें किसी का डर खौफ नहीं है। इस तरह गोया अपनी दानिस्त में ये फरीक मुखालिफ को मरूब कर रहे हैं। अगर ये अक्लमंद होते तो अपना काम करके यहाँ से निकल चुके होते। पीटर ने कहा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि यहाँ हंगामा बर्पा करने की गरज से आए हैं। मैंने कहा, ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि तुम मेरी बात मानने में पसोपेश कर रहे थे। दफतन मैंने जैक्सन की आवाज सुनी, ओह, वो तीनों टेबल से उठ गए हैं और हॉल के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। मैंने हॉल में एक नजर डालकर पर्दा बराबर कर दिया। ठीक है, फिर कमरे की लाइट जला दी। मैंने कहा, अब हम जा रहे हैं मिस्टर जैक्सन। हमारे जाने के बाद कम से कम 15 मिनट तक तुम ऑफिस से बाहर नहीं निकलोगे। मैं पीटर के साथ ऑफिस से बाहर निकल आया। मैंने पीटर से कहा, अगर वो लोग सामने आ जाएं तो उनसे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करना। पीटर ने खिलाफ तवक्को कोई जिराह किए बगैर असबात में सर हिला दिया। राहदारी के मोड़ से कदमों की आवाजें उभर रही थीं, जिनका मतलब था कि वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। और फिर जिस वक्त हम मुड़ रहे थे उसी वक्त वो लोग भी राहदारी के मोड़ पर नमूदार हुए। मैं और पीटर उनकी तरफ देखे बगैर मुंह फेर कर तेजी से आगे बढ़ गए। मुझे यकीन था कि वो हम दोनों में से एक का चेहरा भी नहीं देख सके होंगे, ताहम वो रुक गए थे और हमें अकब से घूर रहे थे। मैंने सरगोशियाना अंदाज में पीटर से कहा, बाहर की तरफ निकल चलो, और हम क्लब के अहाते में निकल आए। मैं पीटर के साथ एक अंधेरे गोशे की तरफ बढ़ता चला गया। मैंने पीटर से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं जरा उस ड्राइवर से निमट लूं। मेरी वापसी तक तुम इस जगह से मत हिलना। पीटर ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं नहीं हिलूंगा। लेकिन वो लोग ऑफिस की तरफ क्या करने गए हैं? मैंने कहा, जो कुछ भी करने गए हैं वो अभी तुम्हारे सामने आ जाएगा, वक्त ज्यादा नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मैं पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गया। इस बात का मैंने ख्याल रखा था कि स्याह फोर्ड के सामने न आने पाऊं। फिर पार्किंग लॉट में पहुंचकर मैं औंधे मुंह जमीन पर लेट गया। मुझे अंधेरे की पनाह हासिल थी, मगर उसके बावजूद एहतियात लाजिम थी। अंधेरा वैसे भी इतना ज्यादा नहीं था कि आदमी भी नजर ना सके। मैं मुख्तलिफ कारों की आड़ लेता, कभी घुटनों के बल चलता हुआ और कभी रेंगता हुआ आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक मैं फोर्ड के नजदीक पहुंच गया। अब फोर्ड मुझसे कोई 10 फुट के फासले पर थी। जो शख्स पहले ड्राइविंग सीट पर बैठा नजर आया था, अब वो कार के बोनट पर पैर रखे खड़ा था। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट अब भी दबी हुई थी और वो मुंतजिर निगाहों से क्लब के दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैं एक कार की आड़ में था।
अगर उसका रुख मेरी तरफ होता तब भी मैं उसे नजर नहीं आ सकता था। उसके साथ ही किसी भी लम्हे क्लब से बाहर आ सकते थे और मुझे उनके आने से कबल ही उस पर काबू पा लेना था। इसलिए मैंने देर करना मुनासिब न समझा और कार की आड़ से निकलकर दबे कदमों उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबत से बेखबर सिगरेट के कश लगा रहा था। मैं जरा सी भी आहट पैदा किए बगैर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे बिल्कुल आखिरी वक्त में अपने अकब में किसी खतरे का एहसास हुआ, मगर वक्त गुजर चुका था और बाजी पूरी तरह मेरे काबू में आ चुकी थी। मैं उस पर झपट चुका था और उसकी गर्दन मैंने अपने बाजू की गिरफ्त में ले ली। उसके हाथ से सिगरेट छूट कर गिर पड़ी। उसने गालिबन चीखने की कोशिश भी की थी, मगर उसके हलक से निकलने वाली आवाजें खरखराहट की हुदूद से आगे न बढ़ सकी। उसने मचल कर मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए जितने ज्यादा हाथ पैर मारे, उतना ही उसकी गर्दन पर मेरी गिरफ्त मजबूत होती चली गई और आखिरकार उसकी जिद्दोजहद दम तोड़ गई। मैंने आखिरी झटका देकर उसकी गर्दन छोड़ दी और वो किसी कटे हुए शहतीर की तरह कार के बोनट से टकराता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। सांस की डोरी का रिश्ता उसके जिस्म से मुनक़ता हो चुका था। मैंने क्लब के दरवाजे पर एक निगाह डाली। अभी तक उन तीनों में से कोई भी बरामद नहीं हुआ था। मैंने जल्दी से उसकी लाश घसीट कर कार के नीचे कर दी। अब कोई नजदीक आकर भी उसे नहीं देख सकता था। इस काम से फारिग होकर मैं कुछ फासले पर खड़ी कारों के दरमियान जाकर छुप गया और उन लोगों के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। जल्द ही वो तीनों बाहर निकलते नजर आए। जैक्सन को 2 अफराद ने अपने दरमियान ले रखा था और उससे लगकर चल रहे थे। साफ जाहिर था कि उन दोनों की जेबों में रिवॉल्वर मौजूद हैं, जिनके जोर पर वो जैक्सन को भी अगवा करके ले जा रहे हैं ताकि पीटर का पता मालूम कर सकें। हालांकि अगर वो चाहते तो ये काम यहाँ भी कर सकते थे। मैंने साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया। अब उसके इस्तेमाल का वक्त करीब आ गया था। मैं सांस रोके उन लोगों के करीब आने का मुंतजिर था। अपनी कार तक पहुंचने के लिए उन्हें मेरे करीब से ही गुजरना था और मैं उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार था। 1 मिनट से भी कम अरसे में वो मेरे नजदीक पहुंच गए थे। पहले वो दोनों मेरे सामने से गुजरे जिन्होंने जैक्सन को कवर कर रखा था। एल्बर्ट उनसे चंद कदम पीछे था। मैं अपना लाहे अमल तय कर चुका था। उस लम्हे जैसे ही एल्बर्ट मेरे नजदीक पहुंचा, मैंने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ बुलंद किया। फिर मेरी उंगली ने ट्रिगर पर महज एक लम्हे के फर्क से दोबारा दबाव डाला। खटखट की हल्की सी 2 आवाजें उभरी और जैक्सन को कवर करने वाले दोनों अफराद की गुद्दियों में सुराख हो गए। कबल इसके कि एल्बर्ट कुछ समझ पाता, मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। मैंने खौफनाक लहजे में कहा, अपने हाथ बुलंद कर लो एल्बर्ट, वरना मेरा निशाना तो तुम देख ही चुके हो। एल्बर्ट ने बेख्तियार अपने हाथ बुलंद कर दिए। मैं उसके सामने उससे चंद कदम के फासले पर खड़ा था और वहां इतनी रोशनी तो थी कि वो मेरे हाथ में दबे हुए रिवॉल्वर को देख सकता। मैंने हैरान परेशान जैक्सन से कहा, इसकी तलाशी लो जैक्सन, और इस दौरान में अगर तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मेरा निशाना तो तुम देख ही चुके हो। मुझसे किसी रियायत की तवक्को मत रखना। एल्बर्ट ने तलाशी के दौरान कोई हरकत नहीं की। उसे तो सांप सूंघ गया था। शायद उन लोगों ने क्लब में जो हरकतें की थीं वो इसलिए थीं कि पीटर के आदमियों को तोल सकें। जब क्लब में उनसे किसी ने कोई तारुज़ नहीं किया तो वो बेखौफ हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि पीटर के आदमियों में इतनी जान नहीं है कि किसी किस्म की मज़ाहमत कर सकें। ये यकीन हो जाने के बाद जब उन पर अचानक मुसीबत नाजिल हुई तो जाहिर है उसे हवास बाख्ता होना ही था। लेकिन बदकिस्मती से हवास बाख्ता होने के लिए अब सिर्फ एक ही शख्स रह गया था। बाकी 3 तो मुल्क के अदम को सुधार चुके थे। जैक्सन ने उसकी तलाशी मुकम्मल करने के बाद कहा, इसके पास एक चाकू और एक पिस्तौल बरामद हुआ है। मैंने कहा, ये तुम रख लो और जरा जल्दी से अपने 2-3 आदमी बुला लो ताकि ये लाशें ठिकाने लगाई जा सकें। जैक्सन बड़ी तेजी से क्लब की तरफ बढ़ गया। उसी वक्त मैंने एल्बर्ट की आवाज सुनी, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उसने फंसी फंसी आवाज में पूछा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, ये सवाल तुम मुझे करना चाहिए था। पहले तुम पीटर को अगवा करके ले गए और अब फिर यहाँ से एक आदमी को अगवा करके ले जाना चाह रहे थे। वो बोला, इन लोगों से हमारी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन तुम कौन हो? इनमें से तो मालूम नहीं होते। हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, तुम दरमियान से हट जाओ। मैंने कहा, मैं सोच रहा था कि तुमसे रियायती सलूक करूंगा, लेकिन ये झूठ बोलकर तुम उस रियायत से महरूम हो गए हो जो मैं तुम्हें देने वाला था। एल्बर्ट बोला, अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो तुम बच नहीं सकोगे। हमारा गिरोह बहुत बड़ा है और तुम्हें पूरे अमेरिका में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मैंने बड़े खराब लहजे में कहा, खुद को नुकसान से बचाना चाहते हो तो अपनी चोंच बंद रखो। इस वक्त तुम मेरे रहम करम पर हो और मैं तुम्हारी हर्जा सराइयां सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। एल्बर्ट ने चुप साध ली। मेरे लहजे से उसने अंदाजा कर लिया था कि अब उसके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरतूंगा। वो हाथ बुलंद किए खड़ा रहा। चंद मिनट के बाद जैक्सन 3 आदमियों के साथ वापस आ गया। जैक्सन ने उन लोगों से कहा जिन्हें वो अपने साथ लाया था, इन लाशों को ठिकाने लगाना है। जैक्सन मेरे नजदीक आया तो मैंने उससे कहा, इन्हें ठिकाने नहीं लगाना बल्कि फोर्ड की डिक्की में ठूंसना है।
फोर्ड की चाबियां इग्निशन में ही होंगी। फोर्ड के नीचे भी एक लाश पड़ी है, उसे भी कार की डिक्की में ठूंस कर डिक्की बंद कर दो। फिर उसे कहा कि वो पीटर को बुला लाए, जो अंधेरे गोशे में छुपा मेरा इंतजार कर रहा था। जैक्सन पीटर को बुलाने चला गया और उसके आदमी तीनों लाशें फोर्ड की डिक्की में ठूंसने में मसरूफ हो गए। वो बड़ी तेजी और महारत से काम कर रहे थे। चंद ही लम्हों में पीटर भी आ गया। उसने पुरजोश अंदाज में कहा, मुझे जैक्सन ने बताया है कि तुमने तन्हा इन सब पर काबू पा लिया है। मैंने कहा, काबू में तो सिर्फ एक ही दरिंदा आया है, बकिया 3 तो हमेशा के लिए काबू से बाहर हो गए हैं। मेरी बात सुनकर पीटर जोर से हंसा। उसने कहा, वाकई तुमने कमाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इन लाशों को किस तरह ठिकाने लगाओगे? मैंने कहा, लाशें वही ठिकाने लगाएगा जिसने इन गधों को यहाँ भेजा था। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वरना इन लाशों के पैकेट बनाकर बड़े एहतमाम से उनकी खिदमत में रवाना करते। पीटर ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? तुम क्या करना चाह रहे हो? मैंने कहा, अभी बताता हूँ। और जैक्सन से मुखातिब होकर कहा, तुम यहाँ आकर जरा रिवॉल्वर संभालो और इसे कवर किए रखो। मेरा इरादा इसे जान से मारने का नहीं है, लेकिन अगर ये कोई हरकत करने की कोशिश करे तो तुम इसे बेदरेग गोली मार सकते हो। हमें इसकी जिंदगी की कोई खास जरूरत नहीं है। जैक्सन ने मुझसे रिवॉल्वर ले लिया और एल्बर्ट को कवर करके खड़ा हो गया। मैंने फोर्ड के नजदीक जाकर उन लोगों के काम का जायजा लिया। डिक्की में आखिरी आदमी ठूंसा जा रहा था। 3 लाशें डिक्की में ठूंसे जाने के बाद डिक्की बंद होने की गुंजाइश नहीं रह गई थी। मैंने उन लोगों से कहा, कुछ भी करो, लेकिन डिक्की बंद होना जरूरी है। उन लोगों ने डिक्की बंद करने की कोशिशें शुरू कर दी और चंद मिनट के बाद किसी न किसी तरह डिक्की बंद करने में कामयाब हो गए।